उत्तराखंड में ग्लेशियर की तबाही से ऋणी गांव के लोगों पर एक एक मिनट भारी पड़ रहा है और गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से भी कट गया है। ऋणी गांव को जोड़ने वाला पुल सैलाब के साथ बह चुका है। गांव में राशन पानी सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा रहा है। तबाही की एक्चुअल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ऋणी गाँव पहुंची हैं। ऋणी गाँव से गौनिका अरोड़ा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रैनी गांव में कुदरत की तबाही सबने देखी कि किस तरीके से यहाँ से वो तबाही का मंजर की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद अब हमारे जवान किस तरीके से इस आपदा से जो नुकसान हुआ है कैसे उसे अब ठीक कर रहे हैं, कैसे अब जो भी सड़कें यहाँ पर बंद हो गई हैं उन्हें कैसे खोला जा रहा है, कैसे रास्ता बनाया जा रहा है, ये तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये वो जगह है रैनी गाँव, ये रैनी गाँव को जोड़ने वाली वो सड़क है। यहाँ पर ब्रिज था लेकिन अब वो ब्रिज तो पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ पर सुबह तक पूरा ही मलबा था, पूरा मलबा यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी थी वहां से लेकर यहाँ पूरा पीछे तक मलबा है। लेकिन अब बीआरओ की टीम जब सुबह से यहाँ पर पहुंची है तब से ही ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर जारी है कि यहाँ पर कैसे भी जो सामने की तरफ रैनी गांव, लाता गांव या फिर मलारी गांव, ये तमाम गांव जो उस तरफ हैं वो गांव अब क्योंकि कनेक्टिविटी उनसे खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज था वो ब्रिज पूरी तरीके से टूट चुका है उस सैलाब के चलते, और इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस गांव को कनेक्टिविटी से दोबारा से जोड़ा जाए। ब्रिज बनाने की कोशिश अब लगातार बीआरओ की तरफ से की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल इस काम में हो रही है वो ये हो रही है कि जिस तरीके से पूरी रोड पर मलबा ही मलबा है, उस मलबे को हटाने में वक्त लग रहा है। हालांकि बीआरओ की टीम यहाँ पर 24 घंटे काम करेगी, ये जो है जानकारी दी गई है कि 24 घंटे यहाँ पर ऑपरेशन चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मलबा पूरा हटाया जा रहा है, जेसीबी लगाई, यहाँ पर 2-3 जेसीबी लगाई गई है और पूरा मलबा अब आगे से साफ करके नीचे खाई में फेंका जा रहा है। लेकिन जो मुश्किल आ रही है वो बीच में बड़े बड़े पत्थरों की वजह से आ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है, जो ऋषिगंगा परियोजना का जो पावर प्लांट है, उसका जो कैंप ऑफिस यहाँ पर था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। पूरा डैम जो वहां पर बना हुआ था वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। उसका जो पूरा मलबा है या ऊपर जो सैलाब के साथ मलबा आया, वो सारा मलबा यहाँ पर आकर भी काफी मात्रा में इकट्ठा हुआ है और जो बड़े बड़े पत्थर उस कैंप के यहाँ ऊपर से जो पत्थर आए हैं वो इस तरीके से बाधा बन रहे हैं रास्ते में। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को जल्द से जल्द साफ किया जाए ताकि आगे एक ऐसी जगह दिखी जाए जो थोड़ी मजबूत हो और उसके बाद उस जगह को दूसरी पार के कनेक्ट करके एक ब्रिज बनाया जाए। क्योंकि जो पहले का ब्रिज था और अब का जो ये बीच में खाई बन गई है, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हो गया है। इतना बड़ा ब्रिज बनाने में बीआरओ को वक्त लगेगा और ऐसे में लंबा वक्त इस काम में जा सकता है और इसीलिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये आगे पूरा रास्ता जो है वो संकरा हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि आगे उस संकरे रास्ते में ही कोई ऐसी जगह देखी जाए ताकि एक मजबूत जगह हो जहां से वो ब्रिज दूसरी पार तक बनाया जाए। आपको दिखाएं कि वहां पर ऊपर, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाए, रोहित ऊपर जो गाड़ियां वो आपको दिख रही हैं, वहां पर भी बीआरओ की टीम तैनात है और वो लगातार रेकी कर रही है पूरी सिचुएशन की। वहां पर भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से नीचे से आकर, नीचे जो रोड है उस पर आकर और उस रोड को काटा जाए, जिगजैग और रोड को किया जाए ताकि वहां पर भी एक रास्ता बनाया जाए और वहां से भी उस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हो पाए ताकि दोनों तरफ से एक ऐसे एंड मिल पाए ताकि ये ब्रिज जो है, जो बीआरओ द्वारा जो ब्रिज बनाया जाएगा वो जल्द से जल्द जो है वो बनाया जा सके। देखिए वहां पर अभी भी ढलानों से कुछ ना कुछ मलबा अभी भी नीचे गिर रहा है, तो जाहिर तौर पर एक बेहद ही मुश्किल सिचुएशन यहाँ पर है बीआरओ के सामने, क्योंकि फिलहाल जो बताया जा रहा है कि इस काम में 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से इतने डिस्टेंस में ये पूरा ब्रिज बनाना ये आसान नहीं है। और अब लगातार कोशिश की जा रही है कि ये पूरा जो रास्ता है पहले उसे खाली किया जाए, मलबा हटाया जाए। और रैनी गांव के बाद आपको तपोवन टनल की भी रिपोर्ट दिखाते हैं। टनल में 30 से 40 मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश में है, लेकिन टनल में एक एक कदम आगे बढ़ने में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रात के समय रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। एनटीपीसी की टनल में इस वक्त भी राहत और बचाव का काम जारी है। आपको बता दें कि 70 मीटर तक इस टनल को साफ कर लिया गया है। अभी भी बड़े बड़े अर्थ मूवर्स यहां से मलबा निकाल रहे हैं। चूंकि ये मलबे वाली टनल थी इसलिए इसका ढलान नीचे की तरफ है जहां बड़ी संख्या में मलबा भरा हुआ है जिसको लगातार निकाला जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए लगभग 35 घंटे का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ
70 मीटर का मलबा ही हटाया जा सका है। आपको बता दें कि इस मलबे को हटाने के लिए 22 ग्रेनेडियर्स, इंजीनियर्स, यहां गढ़वाल स्काउट्स के अलावा आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। लेकिन ये जो बचाव कार्य है ये फिलहाल एक टनल में चल रहा है, इसलिए ऑपरेशनल मजबूरियां हैं कि एक ही अर्थ मूवर काम कर सकता है और यहां फिलहाल निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि यहां आगे जाकर एक टी पॉइंट बनता है जहां से 3 हिस्सों में ये टनल बंटती है, जहां टनल की जो गोलाई है वो कम हो जाती है और उम्मीद की जा रही है कि उस गोलाई में जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट है उसने मलबे को रोका होगा और जो लोग अंदर फंसे हैं उनके लिए हवा वहां होगी ताकि वो जिंदा रह सके। हालांकि नरेंद्र मोदी होने की ताकत क्या होती है, आज एक एग्जाम्पल से पता चला। मोदी ने आज एक शब्द दिया, आंदोलन जीवी। गूगल पर यह शब्द आज का टॉप सर्च बन गया है। लोग आंदोलन जीवी क्यों सर्च कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने किसे आंदोलन जीवी कहा, उनकी क्या पहचान बताई और उन पर कैसे कैसे तंज कसे। पिछले 75 दिनों से देश में किसान किसान चल रहा है। नरेंद्र मोदी बाजी कैसे पलट देते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। 75 दिनों का किसान आंदोलन और 75 मिनट का प्रधानमंत्री का संबोधन। नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के रूट, कॉज और इसके पीछे की पॉलिटिक्स की संपूर्ण व्याख्या की। मोदी ने नया किसान कानून क्यों बनाया और विपक्ष ने किसानों को क्यों भड़काया, प्रधानमंत्री ने पॉइंट टू पॉइंट समझाया। मोदी ने किसान कानूनों पर फैक्ट चेक का ब्यौरा दिया और विपक्ष की पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दिया। देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन को हेडलाइंस में समझे तो नरेंद्र मोदी ने आज 5 बड़ी हेडलाइंस दी। हेडलाइन नंबर 1, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा मिल बैठकर समाधान निकालेंगे। हेडलाइन नंबर 2, कानून में कोई कमी हो तो ठीक करेंगे, ढिलाई है तो उसे कसेंगे। हेडलाइन नंबर 3, किसानों की सबसे बड़ी मांग पर मोदी का कमिटमेंट, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। हेडलाइन नंबर 4, आंदोलन जीवी परजीवियों की नई जमात से बचकर रहना होगा। और हेडलाइन नंबर 5, आंदोलन में नई एफडीआई आई है, इसे फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से अलर्ट रहना होगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आईना दिखाया, जो लगातार चुनाव में हारे हैं वो आंदोलन के सहारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का फॉर्मूला फिक्स है, मोदी अपने उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। यू टर्न विपक्ष ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन में बैठे थे, उनके सामने ही नरेंद्र मोदी ने यूपीए के कृषि सुधार कोशिशों का जिक्र किया। शरद पवार मनमोहन सिंह सरकार में कृषि मंत्री थे, वो भी सदन में बैठे थे। मनमोहन और पवार दोनों को सुनना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री एकदम खरी बात कह रहे थे। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने किसान संबोधन में हरित क्रांति का चैप्टर खोला तो लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र भी आया। 70 के दशक में पंजाब और हरियाणा से जो हरित क्रांति शुरू हुई थी उसे शास्त्री जी ने शुरू कराया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने जब कृषि सुधार किए तब उनको भी मोदी की तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में शास्त्री जी के विरोधी खड़े हो गए थे। कोई भी नेता कृषि मंत्री नहीं बनना चाहता था। शास्त्री जी मैक्सिको से गेहूं के नए बीज लाए थे। इस पर लेफ्ट के लोग उनको अमेरिकी एजेंट बताते थे। शास्त्री जी को अमेरिकी एजेंट बताने वालों की अगली पीढ़ी मोदी को गालियां देती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उनकी हकीकत अंदर और बाहर दोनों जगह से पता है। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। मोदी ने जिन परजीवी आंदोलन जीवियों का जिक्र किया वो इन दिनों अलग जोन में चल रहे हैं। 6 दिन पहले किसान आंदोलन में विदेशी दखल आया। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का टूल किट सामने आया। किसानों को इंटरनेशनल कवरेज मिलने से आंदोलन जीवियों के गुब्बारे में हवा भर गई। नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर सारी हवा निकाल दी। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। जरा याद कीजिए पिछले 75 दिनों में नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। उनके लिए कैसे कैसे नारे लगाए गए। मोदी सरकार! मोदी सरकार! मोदी सरकार! प्रधानमंत्री की गरिमा गिराने वाले गीत गाए गए। किसानों ने धोखा देकर मोदी मर जा तू। नरेंद्र मोदी के लिए बद्दुआ की गई। बेच बेच के खा घर मोदी मर जा तू। किसान नेता अपनी पंचायत बुलाते हैं तो मोदी के खिलाफ नारे लगवाते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने किसान भाइयों को उंगली पकड़कर डेवलपमेंट के नए रास्ते पर ले जाने का कमिटमेंट किया। किसान कानूनों में अगर कुछ कमी है तो प्रधानमंत्री उसमें सुधार के लिए तैयार है। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को देश के 40 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों ने सुना। जो सिंघू बॉर्डर,
टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्होंने भी इसे कान लगाकर सुना। आज उन किसान नेताओं के पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा, क्योंकि मोदी ने एमएसपी पर फैलाए गए सारे कंफ्यूजन को एक झटके में क्लियर कर दिया। ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। एमएसपी पर झूठा प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री ने खारिज किया। मंडियां बंद होने का डर मोदी ने दूर किया। किसानों की जमीन छिन जाने का डर प्रधानमंत्री ने कहा कोई सच्चाई नहीं। नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद, छोटे किसानों को ज्यादा फायदा होगा। दूध और पोल्ट्री खेती से बड़ा कारोबार है। दूध उत्पादकों और पशुपालकों को नए कानून से सबसे ज्यादा फायदा होगा। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने जो जो कहा वो सारी बातें विपक्ष को पता है, लेकिन किसान कानून पास होने के बाद पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग लाइन ली है, क्योंकि राजनीति हावी है। मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। हर किसी ने, यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं, वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा परिवार है तो रहता ही है। किसानों के बहाने भारत की डेमोक्रेसी पर भी हमले किए गए। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए तो कील कांटों की तस्वीरों को इंटरनेशनल लेवल पर वायरल किया गया। प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर सबका जवाब दिया। 75 मिनट के पावर पंच के बाद किसान नेताओं के कैंप में सन्नाटा है। जो लोग अगले 4 साल तक आंदोलन का प्रोग्राम बनाकर बैठे थे, वो अब सरकार से बातचीत की नई डेट मांग रहे हैं। मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचड़ी चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहाँ निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया। आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तराखंड आपदा में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी तक लापता हैं। टनल में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें नॉन-स्टॉप कोशिश कर रही हैं। अलग अलग लोकेशंस पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं और ये एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन है। बड़ी संख्या में फोर्स है और एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। ये मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है, पहले आपको हम ये बताएंगे और फिर आपको सीधे ग्राउंड जीरो से रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी डिटेल देंगे। 2021 के उत्तराखंड ने 2013 के उत्तराखंड को पीछे छोड़ दिया है। नई अप्रोच और फूल प्रूफ तैयारी के साथ इस बार प्राकृतिक आपदा से डटकर मुकाबला किया जा रहा है। मोदी ने कंट्रोल रूम में बैठकर सारा प्लान बनाया और जमीन पर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। 2018 केरल की भयंकर बाढ़, 2015 तमिलनाडु में भीषण तबाही, 2014 जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 7 साल के कार्यकाल में एक से बढ़कर एक चुनौती देखी है, मगर चुनौतियों से लड़ते हुए भारत को किसी भी आपदा से लड़ने के लिए कैसे तैयार करना है, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उत्तराखंड हादसे के बाद जान बचाने के लिए भारत के काम करने की रफ्तार और अलग अलग एजेंसियों की मुस्तैदी इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। उत्तराखंड हादसे के बाद अगर दुनिया आज भारत के आपदा मैनेजमेंट की बात कर रही है, अगर मोदी के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर प्राकृतिक आपदाओं से भारत की सीधी लड़ाई को लेकर हेडलाइंस छप रही हैं, अगर बिल्डिंग रेजिलियंस इंडिया और डिजास्टर रेजिलियंट देश की तैयारियों पर चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे कुछ वजहें हैं। मोदी ने इन 7 सालों में देश को किसी भी आपदा से लड़ने के लिए कैसे तैयार किया है? मोदी के पीएम बनने के बाद आपदा से लड़ाई का तरीका कितना बदला है? कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल कैसे बिठाया गया है? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले 8 साल पहले उत्तराखंड की घटना को याद कीजिए, जब 2013 में भीषण तबाही मची थी। उत्तराखंड वैसे तो सालों से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलता आया है, सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है, मगर 2013 में जब देवभूमि में प्रलय आया तो उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उत्तराखंड में कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। अब ये देखिए कि उस हादसे के बाद क्या हेडलाइन छपी। सीएजी ने उस वक्त क्या कहा था। सीएजी की रिपोर्ट में उत्तराखंड की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था और कहा गया था कि 2013 में आई बाढ़ के बाद तत्कालीन राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं थी। 8 साल पहले इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर छापी गई और कहा गया, प्राकृतिक आपदाओं के वक्त भारत की तैयारियां सवालों के घेरे में हैं। विशेषज्ञों ने तत्कालीन राज्य सरकार के बारे में लिखा कि 2013 में उत्तराखंड की राज्य सरकार आपदा को हैंडल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। मगर 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेचुरल कैलामिटी को लेकर भारत पर दुनिया का रवैया बदल गया। भारत की बुराई वाली हेडलाइंस बदल गई। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ उसका जिक्र होने लगा। डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भारत की तैयारियां अब सुर्खियां बनती हैं। आंधी, तूफान, बाढ़ जैसे मुद्दों पर भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात होने लगी है और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए मोदी को काफी मेहनत करनी पड़ी। न्यू इंडिया ने किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने का अप्रोच बिल्कुल बदल दिया है। न देरी की कोई गुंजाइश है और न ही रेस्क्यू एफर्ट्स में कोई कमी। सब कुछ इंटरनेशनल तरीके से होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं।
आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबके बीच पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है। इस बार भी वही हुआ। देवभूमि में रविवार को जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मोदी असम के दौरे पर थे, मगर खबर मिलते ही मोदी का कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया। पीएम एक एक डिटेल लेते रहे। 4 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फोन किया। गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क में बने रहे। पीएम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करके सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को एक्शन प्लान बनाने को कहा। उसके बाद नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पावर सेक्रेटरी, डीजी आईटीबीपी, चीफ आईडीएस, एनडीएमए के सदस्य, डीजी एनडीआरएफ, डीआरडीओ चेयरमैन, आईएमजी डीजी ने उत्तराखंड सरकार के साथ बैठक की। एक्शन प्लान बनते ही पूरे तालमेल के साथ ग्राउंड पर रेस्क्यू का काम शुरू हो गया। एक एक जान को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। आराम से बोलना है या फंसेगा। पीएम मोदी ने जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के अधिकारियों से बातचीत की तो सबसे पहले इस बात पर जोर देने को कहा कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कैसे जल्द से जल्द बचाया जाए, इस बात को लेकर पूरी प्लानिंग की जाए। साथ ही जो लोग घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। पीएम के इस निर्देश के बाद नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की जब उत्तराखंड सरकार के साथ बैठक हुई तो पूरी रणनीति इसी के इर्द गिर्द बुनी गई। मशीनें भेजी गई, जरूरी सामान मुहैया कराया गया, मानव संसाधन भेजा गया और तो और एयरफोर्स की टीम भी एक्शन में आ गई। आपदा के वक्त देश की सारी एजेंसियां एक साथ काम पर लग जाती हैं। एजेंसियां वही हैं, लेकिन 2013 और 2021 में एक बड़ा फर्क उत्तराखंड ने देखा। मुसीबत के वक्त मोदी क्राइसिस मैनेजर साबित हुए और टीम लीडर बनकर रेस्क्यू एफर्ट्स को लीड किया। ये कैसे हुआ, अब ये समझिए। आपदा की खबर रविवार दोपहर करीब 12 बजे आई। इसके बाद स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्थानीय प्रशासन 15 मिनट के भीतर स्पॉट पर पहुंच गया। आईटीबीपी की टीम दोपहर 1 बजे से पहले इलाके में पहुंच गई। तत्काल प्रभाव से एनटीपीसी मैनेजमेंट से संपर्क किया गया और नुकसान का जायजा लिया। दोपहर 2 बजे से पहले आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। दोपहर 3:30 बजे से पहले 16 लोगों को एक टनल से सुरक्षित निकाल लिया गया। सेना की 4 कॉलम भी 3 बजे से पहले एक्टिव हो गईं। शाम 6 बजे से पहले 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से एनडीआरएफ की 3 कंपनियों को साजो सामान के साथ हिंडन एयरबेस से रवाना कर दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी इस दौरान लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। रात 8 बजे तक रक्षा मंत्रालय ने गढ़वाल स्काउट्स और 22 ग्रेनेडियर्स के 2 कॉलम तैनात कर दिए। कुछ को स्टैंड बाय पर रखा गया और जोशीमठ में एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश कर दिया गया। यह पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ किया गया एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन था। जिला प्रशासन, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी तो रेस्क्यू में लगी ही थी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी तेजी से मलबा हटाने के काम में जुटा था। केंद्र और राज्य सरकार के साथ अलग अलग एजेंसियों का तालमेल कितना जबरदस्त था, अब ये समझिए। मुश्किल टेरेन होने की वजह से सड़क के रास्ते से सिर्फ 2 टीमें ही जोशीमठ पहुंच सकती थी, इसलिए बाकियों को एयरलिफ्ट करके भेजा गया। तेजी से मलबा हटाने के लिए भारी उपकरण भेजे गए। वैज्ञानिकों की एक टीम को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के साथ ग्राउंड पर भेजा गया। इस दौरान सेंट्रल वाटर कमीशन लगातार नजर बनाए हुए था। विपदा बड़ी थी, इसलिए काम की रफ्तार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा एक एक फैक्ट
एक या 2 दिन की मेहनत का अंजाम नहीं है। इसके पीछे मोदी की सालों पुरानी प्लानिंग है। मोदी 2001 में बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री खुद एक प्राकृतिक आपदा का दंश झेल चुके हैं। उनके पास उससे निपटने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, जिसकी झलक 2014 के बाद दिखाई दी। 1 जून 2016 को मोदी सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया था, जो भारत में अपनी तरह का पहला प्लान था। इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला प्रिवेंशन, दूसरा मिटिगेशन, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिकवरी। यानी भारत को आपदा में कम से कम नुकसान हो, चाहे जानमाल हो, संपत्ति हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण को हर तरह के नुकसान से बचाने का प्लान रेडी कर लिया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सेंडाई फ्रेमवर्क की तर्ज पर काम करता है और आपदा प्रबंधन और विकास प्रक्रिया के सभी स्तरों को चिन्हित करता है। भारत अब किसी विनाशकारी समुद्री लहर के तट से आगे जमीन पर उसकी दूरी की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इस भविष्यवाणी से जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम करने में मदद मिल रही है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी आपदा प्रबंधन को बहुत महत्व देते थे। 2014 में जब उन्होंने दिल्ली में सत्ता संभाली, उसके बाद से आपदा प्रबंधन उनका एक प्रमुख विषय हो गया। सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर भारत की सरकार ने एक नेशनल डिजास्टर प्लान बनाया। ऐसा भारत में पहली बार हुआ था। आपदा के समय हानि कम से कम हो, इस संदर्भ में पीएम मोदी ने एक 10 सूत्रीय फॉर्मूला दिया था और सरकार ने उसी के आधार पर एक रणनीति बनाई। IIT गुवाहाटी जैसे संस्थान में पीएम मोदी ने बोलते हुए ये कहा था कि आपदा पर स्टडी के लिए एक सेंटर बनाया जाना चाहिए जहां ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके। न्यूयॉर्क में UN एक्शन क्लाइमेट पे बोलते हुए पीएम मोदी ने यह बताया कि आपदा के मामले में वैश्विक साझेदारी का कितना ज़्यादा महत्व है। भारत ने वो दौर भी देखा है जब हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर न तो सरकार की नीति थी और न ही गंभीर नियम। मगर मोदी ने प्राकृतिक आपदा की किसी भी सूचना को न हल्के में लिया और न ही राज्य सरकारों को लेने दिया। मोदी ने पहले से जानकारी हासिल करके आपदाओं को युद्ध की तैयारी की तरह लिया और उनकी निगरानी खुद की, चाहे वो आम चुनाव के बीच में आया फेनी चक्रवात ही क्यों न हो। फेनी ने उड़ीसा में अपना विकराल रूप दिखाया, मगर मोदी ने जीरो कैजुअल्टी की नीति अपनाई और मौसम विभाग को हाई अलर्ट पर रखते हुए सटीक चेतावनी समय पर हासिल करके हर नुकसान को कम किया। मोदी ने देश को किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए तैयार भी किया। बचाव और राहत के कार्य को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, सैटेलाइट के जरिए मौसम पर नजर रखने की मुकम्मल व्यवस्था करवाई। आपदा में नुकसान कम हो, इसके लिए कई स्तर पर नए प्रयोग किए गए। मसलन आपदा में मदद के लिए फेसबुक के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की। केरल में 2018 में भयंकर बाढ़ आई, सैकड़ों जानें गईं। हजारों लोग बेघर हुए। मोदी ने न सिर्फ इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, बल्कि 500 करोड़ की अंतरिम मदद देने के साथ साथ दिन रात केरल सरकार के साथ मिलकर काम करते रहे। सेना, नौसेना और NDRF की टीम ने भी जी जान लगा दिया। 2015 में तमिलनाडु में भी भयंकर बाढ़ आई थी। तब AIADMK की प्रमुख जयललिता जीवित थी। जयललिता ने प्रधानमंत्री से चेन्नई की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया, जिसे मोदी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ठीक इसी तरह 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के वक्त भी मोदी ने बिना किसी भेदभाव के तत्काल प्रभाव से मदद मुहैया कराई और लोगों की जान बचाई। वास्तविकता ये है कि मोदी ने डिजास्टर मैनेजमेंट को डेवलपमेंट प्लानिंग से जोड़ा। सरकार के सभी अंगों और विभागों की जिम्मेदारी, उनकी भूमिका और जवाबदेही डिटेल में तय की गई।
उत्तराखंड में रविवार को आई विपदा के बाद जिस रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। और उत्तराखंड त्रासदी पर एक बड़ा अपडेट आपको देंगे एक ब्रेक के बाद।